हेलो स्टूडेंट्स, लेसन फर्स्ट के सेकंड भाग में आप सभी का स्वागत है। अपन लोग लास्ट क्लास में कुछ पढ़ चुके थे, अब हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें जैसे कि आज अपन लोग आवेशन आवेशन क्या होता है, आवेशन की विधियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में बिल्कुल शॉर्टली पढ़ेंगे। उसके बाद भी कुलोम का नियम क्या है, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन लोग देखेंगे, और कुलोम के नियम का सदिश रूप क्या है वो अपन लोग देखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इन सब के बारे में आज की क्लास में अपन लोग पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आवेशन बताऊंगी कि आवेशन क्या है। देखिए, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो अपन लोग डायरेक्ट ही नोट से देकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से आवेशन होता है। वैसे आवेशन होता क्या है, कोई भी वस्तु होती है उस पर आवेश प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वही आवेशन कहलाती है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। तो इसकी कई विधियाँ होती हैं, जैसे घर्षण के द्वारा। यदि कोई भी दो वस्तुएं हैं, आपस में हम रगड़ते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है, चली जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो धनी होता है, और जो लेता है वो ऋणी बन जाता है। दूसरा ये कह सकते हैं चालन द्वारा होता है, प्रेरण द्वारा होता है। तो इन सब के बारे में अपन लोग पढ़ना चाहेंगे। एक बार देखिए, थोड़ा सा इससे ही डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे अपन। आवेशन, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। आवेशन की विधियाँ, आप पहली विधि इसमें बता रखी है कि घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, जिससे एक वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु को स्थानांतरित कर देगी। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है। सूखे बालों से एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, सूखे बालों से कंघी का आवेशित होना। इसमें होता क्या है, एक वस्तु तो पॉजिटिव बन जाती है और दूसरी वस्तु नेगेटिव बन जाती है, यानी अपोजिट प्रकृति का जो आवेश है वो वस्तु के ऊपर जनरेट हो जाता है। दूसरी आप देख सकते हो चालन द्वारा आवेशन। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से संपर्क में लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक आवेशित वस्तु होती है और दूसरी अनावेशित वस्तु होती है। जैसे ये पॉजिटिव 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 है, ये आपके पास में हो गया है कोई भी आवेशित वस्तु। और यदि इस वस्तु को आप किसी दूसरे वस्तु के पास लेके जाओगे जो कि अनावेशित है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके संपर्क में लाने से इस वस्तु के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप कह सकते हो चालन द्वारा क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश जनरेट होता है। समान प्रकृति का आवेश देख सकते हो आप, समान प्रकृति का आवेश है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट तीसरा जो इसकी विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके पास में कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, यानी कि इसमें स्पर्श करवाने की जरूरत अपन लोगों को नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसमें क्या हो जाएगा, एक के ऊपर यदि पॉजिटिव होता है तो प्रेरण द्वारा दूसरी वस्तु के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण इसमें बताया गया है। बिल्कुल नॉर्मली अपन लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना प्रभु। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो देखिए तीन प्रकार के होंगे ये। एक आपके पास में होगा चालक, दूसरा कुचालक या विद्युतरोधी या कुचालक विद्युतरोधी, और तीसरा होगा आपके पास में अर्धचालक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक या सुचालक क्या होता है। नाम से स्पष्ट आपके पास में कि चालक क्या होंगे, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, क्या कहलाते हैं, चालक या सुचालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना आदि इसके एग्जाम्पल है। कुचालक क्या होता है, कुचालक यानी जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए कांच, प्लास्टिक, ऊन, रेशम, एबोनाइट आदि कुचालक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास में है अर्धचालक। तो अर्धचालक आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी जो चालकता होती है चालकों से तो कम होती है, लेकिन कुचालकों से क्या होती है, अधिक होती है। यानी जिनकी चालकता चालकों से तो कम वह कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीएपी, गैलेनियम फॉस्फोरस, गैलेनियम ऑर्सेनाइड, फॉस्फोरस आदि एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट अपना आता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है। कोई भी दो चार्ज हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल F होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। यदि मैं इसको समीकरण 1 मानूं, इसको समीकरण 2 मानूं, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जैसे ही समानुपाती का चिन्ह एक नियतांक आता है, उस नियतांक को यहाँ दिखाया गया है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका कूलॉम का नियम। इसमें जो k है वो आपका एक समानुपाती नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। यहाँ जो ये एप्सिलॉन 0 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन 0 है वो भी एक कॉन्स्टेंट है जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी जो विमा और मात्रक है वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन 0, या हम कह सकते हैं कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0। तो ये इस प्रकार से कूलॉम का नियम। तो डेफिनेशन के रूप में हम कैसे देंगे, डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हो यहाँ से कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे कूलॉम के व्युत्क्रम बल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ये भी आ जाता है, एक जो क्वेश्चन आएगा आपका वो 1 नंबर का विमा और मात्रक से जरूर आएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि k की विमा और मात्रक क्या होगी या एप्सिलॉन 0 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम k का निकालेंगे। तो k की किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए k की निकालने के लिए आपके पास में आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिए ध्यान से, जो Q1 और Q2 है वो k तो इधर ही रह गया आपका, पक्षांतरण के दौरान जो भाग में था वो इधर आ गया और जो आपके गोला में था वो नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो तो बल का क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होगा दूरी का मीटर स्क्वायर, और ये कूलॉम इंटू कूलॉम स्क्वायर। तो देखिए इसकी मात्रक ये है, ठीक है। यदि हम विमा की बात करें तो विमा में आप देख सकते हो के की विमा आपके पास में हो जाएगी, न्यूटन का कितना होता है भाई m1 n1 t-2 बल की विमा होती है। मीटर का होगा आपके पास में n2 और कूलॉम का हो जाएगा a1 t1। मैंने पहले भी बताया था आपको याद हो तो कि धारा है वो होती है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देन इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई और टी दोनों ही उन 7 मूल राशियों में है, इसलिए इसकी विमा लिखी जाएगी या मात्रक लिखा जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और विमा हो जाएगा a1 t1। इसीलिए मैंने यहाँ a1 t1 लिखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा m1 1 और 2 3 एंड 3 ऊपर जाएगा तो t-3 और a-5, ये इसकी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप यदि एप्सिलॉन 0 की विमा और मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक देखिए आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जो k की है उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन 0 की कितनी हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी जस्ट इसका अपोजिट कैसे होगा m-1 l-3 t+3 a+1, यानी जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। सॉरी, कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ये समझा रखे, दो आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी r है। तो कूलॉम के नियम से Q1 Q2 समानुपाती F और F है वो 1/r² के समानुपाती भी होगा। तो दोनों इक्वेशन से आप ये लिख सकते हो, समानुपाती का चिन्ह एक नियतांक है, उस नियतांक को यहाँ k से रिप्रेजेंट किया गया है, और k आपके पास यहाँ समानुपाती नियतांक होगा। k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखिए ये तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो हमें कोई भी राशि हो यदि उसका मात्रक है तो हमें उसका मात्रक जरूर लिखना है, अदरवाइज तो अपने नंबर कट सकते हैं। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। हालांकि पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पर वो गिवन होती है, फिर भी हमें याद हो जानी चाहिए क्योंकि अपन लोग बार बार में इनका वर्णन कर। फिर यहाँ एप्सिलॉन 0 मैंने आपको पहले के की बताई थी, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप के निकालिए चाहे एप्सिलॉन 0 की निकालनी है आपको। तो एप्सिलॉन 0 की विमा इस वाले फॉर्मूले से मैंने निकाल दी है, ये देखिए, और ये ठीक है। और के की विमा क्या आ जाएगी जस्ट इसकी अपोजिट आ जाएगी। मात्रक यदि आप देखना चाहें तो मात्रक क्या होगा, इसका होगा कूलॉम एप्सिलॉन 0 का है तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है और शुद्ध जो राशियाँ होती हैं उनका कोई विमा मात्रक नहीं होता। आगे फॉलो अप चले, और देखिए आगे अपने पास में पॉइंट है कि पैराविद्युतांक क्या होता है। पैराविद्युतांक
या इस पैरावैद्युतांक को है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन आर से, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें अपन लोग कह सकते हैं कि कोई भी दो आवेश हैं और वो निर्वात में स्थित है, तो निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक, एप्सिलॉन। मैंने डेफिनेशन क्या दी, मैंने डेफिनेशन दी कि एप्सिलॉन आर या पैरावैद्युतांक है वो होता है निर्वात में लगने वाला बल बटा माध्यम में लगने वाला बल। अब आप यहाँ से देख सकते हो F0 यानी निर्वात में बल कितना होता है कूलॉम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लेते हैं कि दो आवेश अपने पास Q1 और Q2 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो ये हो गया आपके पास में K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, ऐसे कैसे, और ये हो गया आपके पास में Q1 इंटू Q2। यदि हम इन दोनों आवेशों को जो पहले Q1 और Q2 R दूरी पर स्थित थे निर्वात में, यदि इनको माध्यम में रख दिया जाए तो लगने वाला जो बल Fm होगा, M फॉर मीडियम, तो यहाँ होगा ये आपके पास में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात के लिए होता है और इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो होता है वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता, इसीलिए ये माध्यम के लिए निकाल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन 0। कई लोग इसे एप्सिलॉन नोट भी कह देते हैं, तो इसे कन्फ्यूज नहीं आना आपको कि एप्सिलॉन नोट यूज़ करें या 0 का इस्तेमाल करें। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन है। F0 और Fm की वैल्यू इन इक्वेशन से यहाँ पुट करना है। जैसे सपोज में इसको 1 और 2 मान, तो 1 और 2 का मान है, F0 और Fm का मान इसमें पुट करना है, तो कितना आएगा, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F0 इज व्हाट, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। देख सकते हो आप यहाँ से, ये आपके पास में जो वैल्यू करते है उसे काट दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, बटे के बटे में है इसलिए उल्टी जाएगी राशि, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। देन इम्प्लाइज वी कैन से एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन R की दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हो, पहली डेफिनेशन आपकी ये हुई, दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ से दे सकते हो। क्या दे सकते हो, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R कहलाता है। तो ये आपके पास में हो गया। अब देखिए यहाँ से बहुत बार न्यूमेरिकल आ जाता है ना, जैसे आपको F0 एयर में या निर्वात में कितना बल लग रहा है वो आपको दे दिया गया, कि मान लेते हैं जैसे 3 न्यूटन है, केवल मान रही हूँ, तो मान लेते हैं 3 न्यूटन है, और आपको एप्सिलॉन R भी दे दिया गया कि मान लेते हैं कि एप्सिलॉन R का मान है वो आपके पास में है जैसे 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 3 है, तो यदि उसमें रख दिया जाए तो बल कितना होगा, लगने वाला बल यानी मीडियम में बल कितना होगा वो पर लोग निकालना चाहूँगा। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से क्या है, वी नो दैट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F0 बाई Fm, ठीक है। Fm निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, Fm इज इक्वल टू F0 बाई एप्सिलॉन R। F0 की वैल्यू कितनी थी, 3 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 दे दी गई है तो कोई बात नहीं, निकट गया, और वैल्यू आपके पास में आ गई है 1 न्यूटन। तो आप कह सकते हो माध्यम में इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से जो है वो छोटा न्यूमेरिकल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पैरावैद्युतांक का मान इतना है, और जब ये निर्वात में रखा गया था तो लगने वाला बल का मान इतना था, अब माध्यम में कितना होगा। या हो सकता है उल्टा पूछे कि माध्यम में इतना है, पैरावैद्युतांक की वैल्यू इतनी है, तो आप F0 की वैल्यू यानी कि एयर में कितनी होगी, निर्वात में कितनी होगी, वो अपन लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिस्ट है जिसमें आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देखते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से पैरावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाली बलों का अनुपात पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R कहलाता है। अर्थात एप्सिलॉन R इज इक्वल टू निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 बटा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm। इनकी वैल्यू से वो मैंने अभी निकाल के बताई थी कि कूलॉम के नियम से आती है, निर्वात में एप्सिलॉन 0 का इस्तेमाल करेंगे और माध्यम में एप्सिलॉन का इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यू कट रही थी उन्हें काट दी, वैल्यू आपके पास में चाहिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। देन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये ध्यान रखना है अपन लोग, ये अपन को ध्यान रखना है। तो आप यहाँ से स्टेशन क्या दे सकते हो, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है,
पैरावैद्युतांक कहलाता है। देखिए हमें एप्सिलॉन की जगह हम अगर डेरिवेशन करेंगे तो बार बार में इसका यूज आएगा, तो वहाँ पर अपन लोग माध्यम में एप्सिलॉन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वहाँ एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसे काम आएगा डेरिवेशन में। हम माध्यम का इस्तेमाल करेंगे और माध्यम में एप्सिलॉन की जगह अपन लोग एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, इसका अपन वहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ये लिस्ट बना रखी है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि निर्वात की जो कह सकते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक है उसका मान है वो आपके पास में होगा 1। वायु की जो होती है वो होती है 1.0059, ऑलमोस्ट इसको अपन लोग 1 कह देते हैं। कांच की वैल्यू है वो 5 से 10 के बीच होती है, अभ्रक के लिए 3 से 6 होती है, अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल के लिए 80 होती है, और धातु या सूत चालकों के लिए या चालकों के लिए इसकी वैल्यू होती है अनंत। तो हमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रख लेना, निर्वात और वायु ये तो ऑलमोस्ट सेम सी है, 1 अपन लोग लिख लेते हैं। और एक अपन को ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए अपन को, तो धातुओं के लिए अपन लोग को इसको ध्यान रखना है। आगे अपन लोग चलें तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो कूलॉम के नियम का सदिश रूप। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि मैं इसको डेरिवेशन के रूप में दिखाऊंगी आपको, निकाल दिए कि किस प्रकार से पढ़ करते हैं, लेकिन आप है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चन के नंबरिंग पे जब ध्यान दें कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको पूरा डेरिवेशन दिखाना होगा, हालांकि क्वेश्चन ही नहीं, पर फिर भी यदि डेरिवेशन भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो, तो पूरा दिखाना पड़ेगा। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल जो इसका सदिश रूप है वो भी दिखा सकते हैं। कौन सा है वो अपन लोग निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि x एक्सिस और ये लाइन्स, दो आवेश Q1 और Q2 इसमें स्थित था, ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इनके सभी सदिश मान लेते हैं क्रमशः है R1 और R2 था, ये आयन सदिश है और ये R सदिश। इस पर मैं सिर्फ मारा होता है, उनकी जो दिशा होगी हमेशा मूल बिंदु से बाहर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन हो गई है ये, और ठीक है। अब अपन लोग मान लेते हैं कि इसके द्वारा Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला है, इसके द्वारा इस पर बन लग रहा है, तो मान लेते हैं कि Q1 लग रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी आपके पास में R21 के R21 कैप होगी, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो भी मैं मान लेती हूँ R21 रखा है। तो अपन ने क्या माना आपके पास दो आवेश Q1 और Q2 है जो निर्वात में स्थित है, जिनकी स्थिति सदिश है वो मूल बिंदु के सापेक्ष क्रम से है R1 और R2 है। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में त्रिभुज सदिश नियम से आप देख सकते हो, इसकी दिशा इधर है, इसलिए R1 सदिश, प्लस इसकी दिशा इधर है, यानी ये इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा R21 इज इक्वल टू, इधर देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होगा R2 सदिश। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल F21 कूलॉम के नियम से कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R कितना है यहाँ R21, इसलिए अपन लोग R21 दिखा देंगे। आप चाहो तो R दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस हिसाब से ले रखा है तो अपन भी ये ले लेते हैं R21। वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब हमें दिशा दिखानी पड़ेगी, और दिशा होगी इसकी R21 के। अब अपन लोग जानते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, चाहे आप R1 के पे हो चाहे R के पे हो, तो R के इज इक्वल टू आपके पास में कितना होता है R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। तो इस हिसाब से इस वैल्यू के हिसाब से अपन R21 केप की वैल्यू कितनी दिखा सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, तो वैल्यू होगी आपके पास में F21। आप चाहो तो यहाँ मोड दिखा सकते हो, मैंने वेक्टर का चिन्ह लगा रखा है, और स्क्वायर है, इसका मतलब ये मोड बिंदु, बाकी आप मोड बिंदु यहाँ दिखा सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R21 मोड स्क्वायर R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21, तो एम सी कितनी हो जाएगी, R 3 हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R21 मोड 3 R21 वेक्टर। तो ये जो है, चाहे ये फॉर्म है चाहे ये फॉर्म, ये दोनों ही क्या है आपकी कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो इसे मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 1। आगे आप चेंज कर सकते हो, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21। देखिए
इस इक्वेशन को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 ये वैल्यू हुई। अब आप ये कहोगे मैडम यहाँ क्यों नहीं किया, तो आप यहाँ नहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसकी वैल्यू क्या है, मोड में है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम अपोजिट चलते हैं, तो अपोजिट के लिए भी वही मान लीजिए कि आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और Q1 है, Q2 मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित है और इनकी स्थिति सदिश क्रम से R1 और R2 है। ये R1 सदिश या R2 सदिश ये हमेशा मूल बिंदु से बाहर की ओर इनकी डायरेक्शन हो। अब देखिए पहले तो क्या था, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 1 के द्वारा 2 पे लग रहा था। अब अपन देखेंगे कि 2 के द्वारा 1 पे लगेगा, तो ये अपन लोग मान लेते हैं R1 2, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इसके ऊपर लगने वाला जो होगा वो F1 2, उसकी दिशा भी इधर ही रहेगी, उसकी डायरेक्शन भी इधर रहेगी। और आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन अपन लोग लेंगे R1 3 के। ओके, तो अब यहाँ से वही त्रिभुज सदिश नियम अप्लाई करो। देखिए पहले तो अपन ने ऐसे किया था, लेकिन यहाँ आप एरो देख सकते हो चेंज है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन लोग इस वाले से। और ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो कितना जाएगा, सदिश नियम से आप देख सकते हो R2 वेक्टर प्लस R1 2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो कितना जाएगा आपके पास में, R1 2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कि आपके पास वो भी 2 है और ये 3 है। तो अगेन कूलॉम के नियम से 1/2 के द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, F1 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर। यदि आप इसे वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ सदिश रूप में ही देखना चाह रहे हैं, इसलिए अपन लोग इसको क्या दिखाएंगे, वेक्टर की फॉर्म में। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, और डायरेक्शन हम कैप से दिखा सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी R1 कैप। वही अगेन R1 2 कैप को आप दिखा सकते हो कितना, R1 2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1 2। जैसे ही किसी भी वेक्टर को मोड पे दिखाते हैं तो उसको अब वेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है, वो वेक्टर नहीं होती है। तो अब अपन इसको लिख सकते हैं F1 2 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R1 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, R1 2 वेक्टर कैप को मैंने बदल दिया है मोड ऑफ R1 2 B। इसको भी आप मोड पे दिखा सकते हो। अब ये हाथ हो गई, हाथ हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 3 मिल जाएगी कि Q1 Q2 अपॉन R1 2 मोड की पावर 3 R1 2 वेक्टर। R1 2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये भी सदिश रूप है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, तो आप कोई सा भी है वो बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं, सॉरी ये भी बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये भी, आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कहो कि मैडम बताने की जरूरत नहीं है तो अपन क्यों कर रहे हैं आगे। देखिए आगे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप है या नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर जितना बल लगाती है तो दूसरी भी पहले के ऊपर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, जस्ट अपोजिट होगी एक दूसरे में। अब R1 2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए, तो कितना आएगा, R1 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 2 3। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, R1 माइनस R। इक्वेशन नंबर आप 4, तो मतलब ये बार के लिए मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, R2 माइनस RN। देखिए R1 2 और R2 1 दोनों का मोड इक्वल होगा, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन, अच्छा कैसे होगा वो बता देती हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हो मोड ऑफ R1 माइनस R2 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास में R2 माइनस R1। बाहर में माइनस ले लिया है, ठीक है। अच्छा माइनस मैंने इसका लिया है, चेंज किया, ये तो मोड में है इसलिए R1 माइनस R2 हो चाहे R2 माइनस R1 हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 1 कह दो, R2 माइनस R1 लिख सकती हूँ इसको, तो R2 1 मोड की पावर 3, और ये इक्वेशन मान लेते हैं कि आपके पास में 4। तो इक्वेशन नंबर देखिए 2 और 4 से आप कह सकते हो कि F21 की जो वैल्यू हो वो माइनस F1 2 के इक्वल होगी। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अच्छा मोड वैल्यू लोगे तो F21 मोड इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा आपका प्लस। तो आप कह सकते हो कि परिमाण में ये बराबर होते हैं लेकिन दिशा में ये विपरीत होते हैं। तो आप देख सकते हो कूलॉम के नियम का सदिश रूप, Q1 और Q2 मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश R1 R2 में, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 डायरेक्शन R21 के R2 1 वेक्टर। माना दो आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित हैं जिनकी स्थिति सदिश मूल बिंदु से क्रम से R1 व R2 है।
Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल है वो त्रिभुज सदिश नियम का यूज करने पर इस त्रिभुज में यूज करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा जो मैंने आपको डेरिवेशन में पीछे पर करके दिखा दिया है। तो ये हो गया आपके पास में सदिश नियम, कूलॉम के नियम का सदिश नियम, आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ये जो होगा, पहले तो क्या था 1 के द्वारा 2 पर लग रहा था इसलिए इधर था, अब क्या हो रहा है, अब 1 पर 2 के द्वारा लग रहा है इसलिए डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और वैल्यू हो जाएगी F1 2, बाकी एज इट इज चलेगा, देख सकते हो आप। और फिर यहाँ से जैसे अपन ने दिखाया है F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21, देन इम्प्लाइज वी कैन से मोड रिली इन दोनों की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये क्या है, न्यूटन की थर्ड नियम यानी तीसरे नियम के अनुरूप। क्यों ये चल रहा है? टाइम टू आउट। आगे हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ये इसमें थोड़ी है पर पूछ लेते हैं इसमें बहुत बार डेफिनेशन के रूप में कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, अर्थात एन आवेशों के द्वारा कोई भी मान लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 Q4 एन डॉट 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 Q n आवेश है, तो उनके द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू F1 सदिश प्लस F सदिश प्लस F3 सदिश एन डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब हम देखेंगे बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये डेरिवेशन के रूप में तो मैं आपको बताते हैं कि किस प्रकार से होगा। पॉइंट है अपना, बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, हम सारे आवेश हैं, तो मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 एन डॉट 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 Qn आवेश है, और ये मान लेते हैं कोई भी परीक्षण आवेश है Q0 अपना। तो इन दोनों की, इन आवेशों के बीच की दूरी है वो अपन लोग मान लेते हैं कि आपके पास में इस सदिश R1 सदिश है, इन दोनों के मध्य मान लेते हैं R2 सदिश है, इन दोनों के मान लेते हैं R3 सदिश है, इन दोनों के बीच मान लेते हैं Rn सदिश। तो ये क्या है, n आवेशों का एक निकाय है, इनके स्थिति सदिश जो Q0 परीक्षण आवेश है इनसे मान लेते हैं R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 के ऊपर लगने वाला कुल बल कितना होगा, F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02, इसके ऊपर लग रहा है, इसको टोटल मान लेते हैं F0, तो 1 के द्वारा लगेगा तो F01 मान लेते हैं, 2 के द्वारा लगेगा तो F02 मान लेते हैं, इसके द्वारा लग रहा है तो F03 मान लेते हैं, इसके द्वारा लगेगा तो ये F0n मान लेते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, किसी एक आवेश पर यानी Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो F03 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F0n सदिश। अब हमें क्या करना है, F01 F02 F03 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि अपन लोग पहले से जानते हैं कूलॉम के नियम से। F01 कितना होगा, F01 क्या है, Q0 और Q1 के बीच लगने वाला बल, तो कितना होगा ये आपके पास में कि Q1 Q0 अपॉन R01 स्क्वायर। वेक्टर है इसलिए अपन को दिशा भी दिखानी पड़ेगी और दिशा इसकी होगी R01 कैप। मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसी प्रकार से F02 कितना होगा, F02 क्या है, F02 है Q2 और Q0 के बीच लगने वाला बल, ये हो जाएगा K Q0 और Q2। यहाँ आप 0 और 1 लगाओ क्योंकि 0 और 1 के बीच में हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सीक्वेंस बन जाएगा अपना R0 2 स्क्वायर R0 3, Q3 और Q0 के बीच लगने वाला बल F03 इज इक्वल टू K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 के 4। इसी प्रकार से Qn आवेश और Q0 के बीच लगने वाला बल कूलॉम नियम से क्या होगा, F01 इज इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n K। तो हम क्या करेंगे, F01 F02 F03 F0n की वैल्यू समीकरण 2 3 4 5 से समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करना होता है अपन को जब बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तब, या कोई भी एग्जाम में लिखते हैं तो वैल्यू पुट करो तो कितनी आएगी, F0 इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R0 स्क्वायर R0 K Q0 Q1 R02 स्क्वायर 2 आएगा, सॉरी R02 के प्लस K
Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 के प्लस एन सॉन दो प्लस कितना आएगा कि Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n के। अब इसमें जो वैल्यूज कॉमन आ रही है उनको हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा K और Q0 ये दोनों सब में चल रहा है, तो हम K Q0 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा Q1 R01 के अपॉन R01 स्क्वायर प्लस Q3 R02 के अपॉन R02 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 के प्लस एन सॉन डॉट Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n के की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हैं, कितनी होती है 1/4πε0 1/4πε0। उसके अलावा Q0 आई जाएगा आपका एज इट इज, और ये वाली वैल्यू आप ऐसे कैसे पुट कर सकते हैं। यदि आप ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं तो आप इसको समेशन के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे लिखोगे एक समेशन का चिन्ह होता है Q1 Q2 Q3 R01 R02 R03 R01 R02 R03, मतलब हम इनमें क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ आप लिख दो QI, तो यहाँ कितना आएगा R0I कैप अपॉन R0I स्क्वायर। यहाँ I क्या है, I गोज 1 to n, यानी I का मान है वो 1 से n तक जाएगा। आप वापस खोलोगे इसको तो कितना आएगा, पहले आप 1 पुट कीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, आ गई पुरानी इक्वेशन। उसके बाद 2 लिखोगे तो देखिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 वापस आ गया आपके पास में। फिर 3 करोगे तो 3 3 3 यानी ये आ जाएगा, और लास्ट में आप n करोगे तो यहाँ n और यहाँ n, तो आप देख सकते हो लास्ट वाली टर्म है वो इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। तो ये है आपके पास में बहु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो मेन पॉइंट अपना यही से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आवेश के बाद में अपना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी आवेश होता है स्थिर आवेश, वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी आवेश है उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी हम दूसरे आवेश को ले आते हैं तो क्या करेगा, वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है, तो हमको कहेंगे कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा F/Q0 और F/Q0। तो आप क्या कहोगे इसमें डेफिनेशन, ये कहोगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो ये आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ जो Q0 है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है, यानी परीक्षण आवेश है, जो वो छोटा होना चाहिए, इसलिए छोटा होना चाहिए ताकि E पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये हो गया आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम E के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे बार बार में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण से क्या होगी, उसके बाद में अपने पास में विद्युत बल रेखाएं आएंगी, विद्युत बल रेखाओं के बाद में अपन लोग पढ़ेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, एक गोले के कारण से कितनी होती है, ठोस गोले के कारण से कितनी होगी, तो ये वो सारे डेरिवेशन चलेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखिए। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, यानी एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। Q0 एक परीक्षण आवेश है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ताकि एक के ऊपर ज़्यादा ऐसे ना हो। फिर एक ही डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपकी होगी धनावेश से ऋणावेश की हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। ई का मात्रक आप देख सकते हो, डेरिवेशन आपके पास में सॉरी डेफिनेशन ये है, फॉर्मूला आपका ये आया था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। E इज इक्वल टू होगा, बल का क्या होता है न्यूटन और क्यू का क्या होता है कुलोम, तो वैल्यू क्या होगा न्यूटन पर कुलोम। और एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, E इज इक्वल टू वी डॉट डी आर, सॉरी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, सॉरी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, वी अपॉन आर या डी आर एक ही बात है, डी वी इज इक्वल टू कह सकते हो, तो डी आर हो डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही वी फॉर वोल्टेज और इसकी वैल्यू जाएगी मीटर। तो आप इसका दूसरा मात्रक देख सकते हो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी विमा की, तो विमा देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो, बल की क्या होगी M1 N1 T-2 और Q0 कितनी होगी A1 T1, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, M1 L1 T-3 A-1, ये ऊपर गया तो -1 तो ऐड हो गया तो -3 और -3 और A-1 ये हो गया आपके पास में इसकी विमा। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा धनावेश की ओर होगी, यानी कि धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश की ओर समाप्त हो जाएगी। देखिए आप इसमें
E का मात्रक इज इक्वल टू F/Q होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हो गया इन। और वेमा होगी आपके पास में इज इक्वल टू बल की ये और कूलम की ये, तो ये आपके पास में आ रही है M1 L1 T-3 (N-1) प्लस क्यू आवेशीकरण बल की दिशा है वो ई की दिशा में होगी, और माइनस क्यू आवेशीकरण से बल की जो दिशा है वो ई के यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। बस इस बात को ध्यान रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र का चित्र बनाया मैंने, यानी लाइन ही लाइन है, तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा बल आप यहाँ से देख सकते हैं इज इक्वल टू F/Q, देन इम्प्लाइज वी कैन से F इज इक्वल टू कितना आएगा A इंटू Q, तो हो गया आपके पास में QE, F इक्वल टू आपके पास में हो गया QE। इसी प्रकार से यदि नेगेटिव चार्ज हो तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी इधर, क्योंकि ये प्लस की ओर आने की कोशिश करेगा, F इज इक्वल टू माइनस QE। हालांकि आपको माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी अपन ने डायरेक्शन दिखा देना, पर फिर भी इसकी वैल्यू है वो आपके पास होगी F इज इक्वल टू QE। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई, तो पॉइंट चार्ज के कारण से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हम कोई भी चार्ज Q0 मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0, तो कूलॉम के नियम से लगने वाला बल कितना होगा, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन R², इक्वेशन नंबर 1। आप यदि डायरेक्शन दिखाना चाहो तो ये R के डायरेक्शन मान सकते हो, इसको दिशा यदि आधी दिशा इसमें, ठीक है, ये सदिश हो गया और ये वो है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, यानी E निकालनी हो, E इज इक्वल टू कितना होता है F/Q0, तो आपके पास में F की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q0 अपॉन R² Q0 R कैप, Q0 से Q0 कट गया तो वैल्यू आपके पास में आ गई है E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R² R कैप। ये है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E फिर नीचे दिखाना होता है, पर मेरे पास में जगह यहाँ है इसलिए यहाँ दिखा देते हैं। E व R की मध्य ग्राफ इसी में है, ये अलग से नहीं है। डेरिवेशन में अभी जो डेरिवेशन चलेंगे इन सब में आपको ग्राफ वाला पॉइंट जरूर दिखाना है, तो E और R के बीच में आप ग्राफ दिखा सकते हैं। E वो यहाँ से देख सकते हो आप, E है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आप ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती आएगा। व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ इस प्रकार से आता है, इनफाइनाइट पे 0 को अग्रसर होगा, ये इनफाइनाइट को मान सकते हो, और इधर से आप देख सकते हो ये इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इस प्रकार का ग्राफ अपना आएगा। समानुपाती का ग्राफ होता है तो समानुपाती का ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सीधा आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे कभी अपने पास R³ आएगा, कभी केवल R आएगा, तो हम ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। अब आप ये कहोगे मैडम फिर फ़र्क क्या होगा, देखो एक साथ तो हमें बनाना नहीं है, एग्जैक्ट डाटा हमें ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करना है, तो आप केवल शेप दिखाओगे, उसकी शेप है वो इसी प्रकार से आएगी। एक साथ बनाते हो तो जरूरी होगी स्लोप है वो चेंज हो जाते हैं, कोई ऐसे निकल जाएगा कोई ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसका यानी इसका जो ग्राफ होगा वो केवल होगा ऐसा, ठीक है ना, एग्जैक्ट ऐसे आता हो, ऐसे आता हो, ठीक है। ये आपकी दूरी हो गई है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मैंने पहले बनाया था वो वाला एकदम सही हो। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये KQ अपॉन R²। देखिए यहाँ से नंबरिकल भी आ जाता है, बहुत बार नंबरिकल पूछ लेते हैं कि कोई आवेश है Q इज इक्वल टू 1 कूलम और दूरी है वो 1 अंतरिक्ष है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 1 कूलम एक आवेश का यानी एक आवेश है, यानी कि बिंदु आवेश है। तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू आपको पता ही है कि क्या होता है 9 × 10⁻9, और यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कूलम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जरूर आपको चेंज करना पड़ेगा 10⁻10 मीटर से, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻9 इंटू 1 कूलम अपॉन 10⁻10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, ऐसा का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ बिंदु आवेश कारण से क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेश Q है, ये बिंदु P है, यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 स्थित है, और इसी के ऊपर अपन को R दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो कूलॉम के नियम से क्या होगा, Q व Q0 के मध्य लगने वाला बल होगा Q0 अपॉन R² R के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो F अपॉन Q0 होता है, तो F की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, जो वैल्यू पता है उसे काट दीजिए, F के पास वैल्यू आ गई है इतनी, और जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा। यदि K की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं 1/4πε0, तो ये तो निर्वात का हुआ। यदि यहाँ माध्यम होता तो अपन क्या यूज़ करते, एप्सिलॉन यूज़ करते हो,
और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब, और इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर है वो इस्तेमाल किया गया है। वो अब हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दिखा दिया के क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर आर क्यूब। तो आप यहाँ से क्या दे सकते हैं, निर्वात की तो क्या थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और माध्यम की क्या हुई है एप्सिलॉन आर का भाग लगा, यानी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए ग्राफ इसमें बता रखा है ई और आर के बीच दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं, इसलिए ग्राफ ऐसा। और ई और 1/r स्क्वायर के बीच ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना आपको यहाँ से। यदि मैं यहाँ आर लिखती तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ये 1/r स्क्वायर के तो क्या है, समानुपाती है, इसलिए समानुपाती का यहाँ ग्राफ बनेगा। और समानुपाती का ग्राफ वो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। आगे पर लोग चलें, नेक्स्ट पॉइंट है अपना बहुआवेशियों के निकाय के कारण से विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए डेरिवेशन के रूप में किस प्रकार से कर रहे हैं। पॉइंट आपके पास में बहुआवेशियों के निकाय के कारण, यदि मैं लिखूं तो बहुआवेशियों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं आपके पास में कोई भी एक सिस्टम है और यहाँ कोई बिंदु P है, n आवेश मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 n डॉट 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 Qn आवेश मान लेते हैं, और इनके सदिश क्रम से मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 हो और ये Rn है। वेक्टर लगाने हैं इन सबके ऊपर जो भी आपके पास में वेक्टर है। तो हमने क्या किया, एक n आवेशों का निकाल मान लिया है, इसकी वैल्यू Q1 Q2 Q3 Qn आवेश है। बिंदु P मान लेते हैं ये, और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, हम अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस Q1 के ऊपर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो A1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको केवल ये एक ही आवेश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अपन निकालना चाह रहे हैं। तो R1 दूरी पर ये कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1। फिर इसके कारण से केवल ये मान लेते हैं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण से इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 के। फिर 3 के कारण से आप देखना चाहो तो कितना आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 के। और इसी प्रकार से यदि आप n आवेश की तरह से देखना चाहते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैल्यू हो जाएगी के Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन लोग जानते हैं कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस En। इन सब की वैल्यूज है वो इन इक्वेशन से अपन को इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो कीजिए कितना आएगा, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के प्लस के Q2 1 अपॉन R स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 के Q3 R3 स्क्वायर R3 के डॉट 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 के Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn के की जगह आप वैल्यू भी कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अदरवाइज आप के भी रहने दे सकते हो, कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं और कोई वैल्यू कॉमन आ नहीं रही इसमें, इसलिए आपको बाकी वैल्यूज एज इट इज पुट करनी है। Q3 अपॉन R2 स्क्वायर R2 है, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 है, डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn है। तो देखिए कितना आएगा, के की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब निर्वात के लिए है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो और कोई है नहीं, तो हम क्या चाहते हैं कि बार बार भी इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, इससे ज़्यादा कि एक ही फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको समेशन के रूप में लिखूंगी, जैसे कि अपन लोगों ने थोड़े पहले वाले डेरिवेशन में यूज किया था, बहु आवेशों के निकाय के कारण से लगने वाला बल या आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, कौन कौन सी राशियाँ हैं, सबसे पहले तो वो पुट करो। तो Q राशि है, R कैप राशि है और R स्क्वायर राशि है। आप देख सकते हो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और कोई राशि नहीं है, तो आप इसको आई दिखा दीजिए। और यहाँ आई का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर n तक। तो यह होगा आपके पास में वो बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाली। यदि यहाँ पर माध्यम स्थित हो तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 की जगह पर लोग एप्सिलॉन दिखा देंगे, और वही एप्सिलॉन की जगह पर लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R से इसको रिप्लेस कर देंगे।
तो एप्सिलॉन आर से इसको रिप्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ये तो के बन जाएगा और एप्सिलॉन आर का भाग लगा रहेगा। तो हम कहेंगे कि माध्यम में रखने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा के बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये नहीं है, बस ऐसा ही है। Q1 Q2 Q3 आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि आप इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो। तो माना n आवेशों की का एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Q3 n आवेश है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से आवेशों की स्थिति सदिश क्रम से R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है। आवेश Q1 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर की फॉर्मूले से KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर R कैप होगी, R1 कैप होगी। इसी प्रकार से है वो आपके पास में E2 के कारण से और En के कारण से हो जाएगा। और अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की योग के बराबर होगी। तो इन सब की वैल्यूज अपन लोग पुट कर देंगे। तो पुट करने से आपके पास में आ गए हैं ये वाला। ध्यान से देखिए, के की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/4 एप्सिलॉन 0। माध्यम होता तो एप्सिलॉन कर देती हूँ, और एप्सिलॉन पे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से प्लेस कर। विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। बहुत बार 2 नंबर का एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी 2 भौतिक सार्थकता बताइए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भौतिकी में जो विद्युत क्षेत्र या क्षेत्रपद है वो सामान्यतः आकाश यानी 3D में स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताएगा। आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है। आप यदि उसका पोजीशन चेंज कर दोगे, उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, स्थिति चेंज कर दोगे, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक सदिश राशि है। और यदि Q या Q0 कोई भी आवेश आप वहाँ पे रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। यदि Q0 है तो Q0 हो जाएगा, Q है तो Q हो जाएगा। यही विद्युत क्षेत्र की क्या है, भौतिक सार्थकता।